हैं विशेषज्ञों से। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ है डॉक्टर अनु जून। शी इज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑप्थेल्मोलॉजी फ्रॉम गुरु नानक आई सेंटर, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल, चीफ डॉक्टर आरपी सेंटर ऑफ ऑप्थेल्मिक साइंसेज फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। और आज के डिस्कशन में विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं मेजर जनरल JKS परिहार, रिटायर्ड। ही इज प्रेसिडेंट आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अपने सभी विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। और नेत्रदान एक सेवा है, एक कर्म है, एक धर्म है। किस तरह से इसे निभाया जा सकता है ये विशेषज्ञ आपको बताएंगे। इससे संबंधित कोई जानकारी आप चाहते हैं या हमारे विशेषज्ञों से प्रश्न पूछना चाहते हैं तो 2 नंबर्स हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। उससे पहले आपको लगाना है दिल्ली का STD कोड 011 और नंबर है 23387031 और 23097670। इन दोनों नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान या फिर इससे संबंधित कोई जानकारी ले सकते हैं। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज है 25 अगस्त और आज से शुरू हो रहा है राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा, जो मनाया जाता है विशेष तौर से नेत्रदान के महत्व के बारे में बताने के लिए और नेत्रदान की प्रक्रिया के विषय में जागरूकता के लिए। सबसे पहले डॉक्टर तितियाल, आपसे समझना चाहेंगे कितना महत्वपूर्ण कदम है जब इसको एक उत्सव की तरह मनाया जाता है नेत्रदान पखवाड़ा, जो देश भर में आज से शुरू हो रहा है। किरण जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नेत्रदान पखवाड़ा जो हर साल हम मनाते आ रहे हैं, इसके मुख्य कारण जो है, जो मुख्य विशेषता इसमें है, एक तो हम उन नेत्रदान परिवार को हम जो है एक तरह से उनका आदर सम्मान करना चाहते हैं। दूसरा, ऐसे संस्थाएं जो इस नेत्रदान प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, गैर सरकारी संस्थाएं हैं और बड़े सारे ऐसे कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ हैं, मीडिया है, प्रेस है, उन सब का आदर करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को जानकारी देते हैं कि नेत्रदान क्यों ज़रूरी है। हमारे देश में बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो कॉर्निया के ब्लाइंडनेस से, जो आगे की पुतली है उसके ब्लाइंडनेस से पीड़ित हैं। लाखों ऐसे लोग हैं जो कई साल से वेट कर रहे हैं। इतने सालों के मेहनत के बावजूद भी हम वेटिंग लिस्ट को कम कर नहीं पा रहे हैं। तो ये एक ऐसा माहौल बनता है 2 हफ्ते का, जहाँ पर जागरूकता बढ़ती है। हमने देखा है पिछले कई सालों में इन 2 हफ्तों में नेत्रदान की प्रक्रिया में काफ़ी बढ़ोतरी होती है और लोग आगे भी आते हैं और इससे बड़ी संख्या में जागरूकता बढ़ी है। तो इसका महत्व हमारे लिए नहीं है, पूरे समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जी डॉक्टर परिहार, जब दृष्टिहीनता की बात आती है तो विशेष तौर पर कॉर्निया की क्षति की वजह से जो दृष्टिहीनता होती है उसे अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसे प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस के कॉजेज़ में माना जाता है, जिसमें अगर हो गई है तो दृष्टि लौट भी सकती है और अगर बचाव किया जाए तो काफ़ी हद तक इसको सुरक्षित भी रखा जा सकता है। क्या कारण बताना चाहेंगे जिसकी वजह से कॉर्निया को क्षति हो सकती है और व्यक्ति में किसी तरह से आंशिक या पूर्ण दृष्टिहीनता हो सकती है? किरण जी, बहुत धन्यवाद आपके इस सवाल का। मैं पहले इस सवाल के पहले जो डॉक्टर टिटियाल साहब ने राष्ट्रीय पखवाड़े का बताया, मैं उसमें सिर्फ 30 सेकंड और ऐड करूंगा कि ये इसकी शुरुआत जो है 25 अगस्त 1985 को तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा नेत्रदान किया गया था। और वो नेत्रदान करके उसके लिए वहाँ पर डॉक्टर मदन मोहन जो थे चीफ RP सेंटर उस वक्त के, उन्होंने ये किया था और उनके ही सजेशन पे ये फिर भारत सरकार ने हर वर्ष जो है 25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया और उसी के अंतर्गत ये कार्य चलता है। तो मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का और उनके तमाम जो पहले चीफ रहे और वर्तमान चीफ का धन्यवाद करूंगा कि वो इस मुहिम को अच्छी तरह से अभी तक पिछले 40 साल से देश का नेतृत्व कर रहे हैं। जी, बहुत सकारात्मक खबर है कि एम्स से ही, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से ही इसकी शुरुआत हुई थी और आज जो चीफ है डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल, वो भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर तितियाल, क्या बताना चाहेंगे कि ये जो एक लंबा गैप है जब से शुरुआत हुई और अब की जो वर्तमान स्थिति है, कितना बदलाव और कितना जागरूकता का स्तर बढ़ा हुआ आप देखते हैं जब बात आती है किसी भी व्यक्ति के नेत्रदान करने की?
किरण जी, हम देख रहे हैं पिछले कई दशकों से जो है नेत्रदान की प्रक्रिया के ऊपर पूरी देश जो है इसके पीछे काम कर रही है, संस्थाएं काम कर रही हैं। खुशी की बात यह है कि पिछले कुछ सालों में इस प्रतिक्रिया में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, लोगों की जागरूकता बढ़ी है, लोग आगे आते हैं, परिवार आगे आता है और लोग जो है आँखों का और ऑर्गन का दान करते हैं। तो ये बड़ी एक खुशी की बात है कि लोगों में जागरूकता बढ़ी है। और हम देख रहे हैं, पिछले हम अपना स्टैट देखें कि हम कितने ट्रांसप्लांट करते थे, हर साल जो है इसमें बढ़ोतरी हो रही है। उसके साथ साथ में जो मरीज़ पीड़ित हैं कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से, उनमें भी बढ़ोतरी हो रही है। 2018-19 में जो पब्लिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट इंडिया के थ्रू आई है, जो ब्लाइंडनेस सर्वे आरपी सेंटर एम्स ने की थी, उसमें 50 साल से ऊपर के जो एज ग्रुप है, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस जो है कैटरेक्ट के बाद, मोतियाबिंद के बाद नंबर 2 कारण है ब्लाइंडनेस का। और 50 साल से कम उम्र में तो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस नंबर 1 कॉज है अंधता का। जैसे किरण जी ने कहा कि ये प्रिवेंटेबल है या इसका रोकथाम कर सकते हैं। मैं ये कहता हूँ 90% ऐसे कारण हैं जिसमें रोकथाम हो सकता है। कुछ जेनेटिक बीमारी होती है जो बढ़ती चली जाती है, उसका भी इलाज आराम से हो सकता है। तो जहाँ तक अवेयरनेस है उसमें बढ़ोतरी हुई है। लोगों के जो प्लेज है, जो लोग कहते हैं कि हम अपना आँखों का दान करेंगे, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। ऑनलाइन सिस्टम आगे है, नोटो के थ्रू या हमारे एम्स के थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आदमी जो प्रतिज्ञा करता है, लेकिन दान जो है परिवार करता है। तो परिवार को आगे आने की ज़रूरत है। परिवार को समझना चाहिए कि आपके प्रियजनों ने जो प्रतिज्ञा की थी, उसकी इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए। हमारे परिवार में आपके माता पिता या आपके भाई बहन सब जो है आपके लिए कुछ न कुछ अच्छा काम करते रहते हैं। उनके मरने के बाद भी जो है वो हमें एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि उनके कारण से हम एक अच्छा काम कर पाएँ। तो लोगों को आगे आना चाहिए जिससे कि इसमें बढ़ोतरी हो। जी डॉक्टर अनु, बहुत से लोग हैं जो नेत्रदान करना चाहते हैं, लेकिन इसे लेकर कहीं ना कहीं हिचकिचाहट रहती है कि कहाँ संपर्क करना है, कितना समय लगेगा, किस तरह से समझाना चाहेंगी? जो प्लेजिंग सबसे पहले अगर करनी है, प्रतिज्ञा लेनी है, संकल्प लेना है कि हम अपने कॉर्नियाज डोनेट करना चाहते हैं, कितनी सरल प्रक्रिया अब हो गई है डिजिटल युग की अगर बात करें, किस तरह से ये पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम कार्य करता है? जी किरण जी, ये काफ़ी ही सरल प्रोसीजर है। कोई भी व्यक्ति जो अपनी आंखें दान करना चाहता है, वो आप कभी तो आई हॉस्पिटल में जाते हैं किसी चेकअप के लिए, आप सबसे पहले तो वहीं पता कर सकते हैं कि क्या उस हॉस्पिटल में आई बैंक की सुविधा उपलब्ध है या नहीं। अगर आई बैंक की सुविधा उपलब्ध है तो आई बैंक को आप बस विजिट करेंगे और उन्हें बताएंगे कि आप आई डोनेट करना चाहते हैं अपने मृत्युपरांत, और एक प्लेज कार्ड दिया जाता है। आप फॉर्म भरते हैं और आपको एक आई का प्लेज कार्ड दिया जाता है आई डोनेशन के लिए, एंड दैट इज़ इट। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप आई हॉस्पिटल विजिट नहीं भी करते हैं तो घर बैठे भी ये प्रक्रिया बहुत ही सरल है। आजकल आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट्स पे भी ये आई बैंकिंग के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं आई डोनेशन के लिए, एंड आपको एक प्लेज कार्ड इशू हो जाएगा। उस प्लेज कार्ड पे इनफैक्ट फ़ोन नंबर भी होता है आई बैंक का। ये ज़रूरी है कि आई बैंकिंग के लिए, आई डोनेशन के लिए प्लेज करने के बाद आप अपने परिजनों को ज़रूर बताएं, जैसे कि डॉक्टर टिटियाल ने काफ़ी इस बारे में बात की है। आप अपने परिजनों को बताएं कि कल को कुछ भी हो तो इस नंबर पे कॉल करके ज़रूर मेरी आंखों को डोनेट किया जाए जी। और अगर आप प्लेज नहीं भी कर पाते हैं अपने जीवित समय में और कल को आपके परिजन किसी की मृत्यु उपरांत उनकी आइज़ डोनेट करना चाहते हैं अपने परिवार वालों की, तो एक सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर है 1919। आप उस पर डायरेक्टली कॉल करके ये इच्छा व्यक्त कर सकते हैं और वो आपके नज़दीकी आई बैंक के साथ आपको कनेक्ट करवा देंगे। अगर आप ऑलरेडी जानते हैं कोई आपके आसपास आई बैंक है या कोई हॉस्पिटल जिसमें आप पहले से दिखाते हैं, तो आप उनके आई बैंक को भी डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ये ज़रूरी है कि कोई नियर बाय आई बैंक से ही बात करें, ताकि जो समय होता है डेथ के बाद और आई को कॉर्नियास को रिट्रीव करने का, वो कम से कम रहे। तो नियरेस्ट आई बैंक को कनेक्ट करिए, जिनके फ़ोन नंबर्स आप ज़रूर सर्कुलेट करेंगे। गुरु नानक आई बैंक का नंबर है 23234622। नेशनल आई बैंक के नंबर भी सर्कुलेट हो रहे हैं टीवी पर, या फिर 1919 पर कॉल करिए। जी, तो बहुत ही सरल प्रक्रिया है और इसके पर और जानकारी लेंगे। उससे पहले कॉलर हैं प्रयागराज से, मधुकर आनंद हैं फ़ोन लाइन पर। बहुत स्वागत आनंद साहब, क्या जानना चाहते हैं आप?
मधुकर जी, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो सवाल पूछिए। हमें सवाल जो इनका बताया गया है शायद इनसे संपर्क टूट गया है। डॉक्टर तितियाल, सवाल इनका ये था कि जब नेत्रदान कोई व्यक्ति करता है तो उसमें जब कॉर्नियाज लिए जाते हैं तो क्या उसमें पूरी आंख निकाली जाती है या कॉर्निया की सिर्फ एक परत, और क्या इससे डिस्फिगरमेंट भी हो सकता है फेस पर कहीं? नहीं मधुकर जी, पहले तो आपका धन्यवाद है। आपने जो क्वेश्चन पूछा है, सवाल है, बहुत ही समझदारी वाला सवाल है। पिछले कई सालों में जो है आँखों के डोनेशन की प्रक्रिया में भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं। पहले हम पूरी आँख निकालते थे, उसके कारण से जो है कभी कभी जो है सॉकेट बन जाता था, लेकिन आजकल हम केवल पुतली निकालते हैं, आगे की जो है जो कॉर्निया होती है उसी को निकालते हैं और आँखों में डिस्फिगरमेंट नहीं होता है। उसके ऊपर एक कॉन्टैक्ट लेंस लगा देते हैं और देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगता है। जैसे मैं कह रहा था, इस प्रक्रिया में चेंज के कारण भी जो है परिवार में एक तरह से जो है राजी जो है होना ईजी हो गया लोगों को आँख डोनेट करने के लिए। तो बिल्कुल निश्चित रहिए, इसमें कोई डिसफिगरमेंट नहीं होती है। राइट, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के मन में चिंता रहती है कि क्या फेस बिगड़ सकता है इससे। मेजर जनरल परिहार, जो हम कारणों की बात कर रहे थे, कौन से कारण बताना चाहेंगे जो कॉर्निया को क्षति के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं और उसकी वजह से दृष्टिहीनता हो सकती है व्यक्ति को? जितने भी प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस है उसके कॉजेज़ में कॉर्निया जो है वो नंबर 2 पे आता है कैटरेक्ट के बाद में। और कॉर्निया के, जैसा डॉक्टर टिटियाल सर ने भी बताया कि 90% केसेस ऐसे होते हैं जो प्रिवेंटेबल होते हैं। सबसे कॉमन जो उसमें हमारे यहाँ देखने को मिलता है वो होते हैं इंजुरीज़ के। अब ये इंजुरीज़ ऐसी होती हैं कि जो कहीं भी हो सकती हैं। डोमेस्टिक घर में काम कर रहे हैं, सुई है, आप सुई धागा बटन लगा रहे हैं, कपड़ा सिल रहे हैं, आपका धागा ऊपर गया और कोई बच्चा सामने आ गया, उसको इंजरी हो सकती है। पेंसिल इंजरीज थी पहले, जब वो रामायण सीरियल चलता था उस वक्त के काफ़ी किस्से हुए थे कि नुकीले बाण जो हैं उससे हो गई, फटाकों से इंजरीज होती हैं। तो ये जो है एनवायरमेंटल इंजरीज हैं। ग्रामीण इलाकों में खेतों में काम करते हैं तो बागड़ है और ये जो कांटे होते हैं उनकी इंजरीज बहुत कॉमन है, उसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ग्रामीण इलाके में, ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में काम करने वाली इंजरीज़ काफ़ी कॉमन है। इंडस्ट्रीज़ हैजार्ड्स होते हैं, केमिकल इंजरीज़ हो सकती हैं, बैटरी वाटर होता है, एसिडिक है, उसमें है। चूना जो आप घर में पेंटिंग वगैरह हो रही है उससे इंजरीज़ हो जाती हैं। और हाल ही में देखने में आया है कि जो तम्बाकू के साथ चूना खाते हैं वो उसके पाउच उछल के चला गया तो केमिकल इंजरीज़ कॉर्निया में और कंजंक्टिवा में होती है। तो ये जो है कॉमन पहला कॉज हो गया इंजरीज और इन्फेक्शन जी। उसके बाद में वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, उनमें होता है जो जन्मजात बीमारियां होती हैं कॉर्निया की, जिसमें केरेटोकोनस बाद में डेवलप हो गया, उस तरह के उसमें भी इंजरीज हो जाती हैं। सर्जरीज के बाद में जिस कॉर्निया की क्षमता थोड़ी कम थी, उसकी एंडोथीलियम की, उनमें डैमेज होने से भी उसमें कॉर्निया जो है वो सूजन आती है और उसमें कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो कुल मिला के यही जो है कॉमन कॉज है जिसमें कि कॉर्नियल इंजरीज़ या ओपेसिटीज़ आ सकती हैं और जिसका इलाज जो है कॉर्निया प्रत्यारोपण से ही संभव है। और आज के समय में कॉर्निया प्रत्यारोपण के लिए नेत्रदान ही एकमात्र हमारे सामने विकल्प है। जी डॉक्टर अनु, जो प्रतिज्ञा करने की प्रक्रिया है वो बेहद सरल है, लेकिन कौन व्यक्ति अपने नेत्रदान कर सकता है? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो लाइफस्टाइल डिजीजेस, चाहे मधुमेह रोग हो, हाइपरटेंसिव हैं, हृदय की कोई सर्जरी हो चुकी है, या कुछ लोग हैं जिनकी विजन कमज़ोर है, चश्मे का प्रयोग करते हैं, लेज़र हो चुका है। किस तरह से समझाना चाहेंगी वो लोग जो किसी समस्या के होने के बावजूद भी अपने कॉर्निया को दान कर सकते हैं? देखिए, ये भी काफ़ी सरल है। जैसे कि प्लेज करना सरल था, उतना ही सरल ये है। मान के चलिए कि हर पेशेंट, हर व्यक्ति अपनी आइज़ डोनेट कर सकता है, अपने कॉर्नियाज डोनेट कर सकता है। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस गिनती के 3-4 हैं। अगर आपको, जैसे आपने बात की मधुमेह है, उसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। कई बार मधुमेह से भी आंखों की रोशनी कम हो जाती है, बट वो आंखों में रेटिना की लेयर को अफेक्ट करता है। तो ऐसे मरीजों में कॉर्निया बिल्कुल ठीक होता है और हमें बस कॉर्निया ही डोनेट करके ट्रांसप्लांट करना होता है। तो मधुमेह हो गया, बीपी की शिकायत हो गई, कई बार चश्मा उतरवाने के लिए भी ऑपरेशन किए जाते हैं, उनमें भी आई डोनेशन की जा सकती है। तो आँखों में
कॉर्निया की लेयर पे अगर कोई ओपेसिटी है, बस वो मरीज़ नहीं दान कर पाएंगे। उसके अलावा आंखों में कोई भी बीमारी है, चाहे वो लेंस की बीमारी हो, पर्दे की बीमारी हो, चाहे क्यों ना काला मोतिया हो और नस सूखी हुई हो, रोशनी पूरी चली गई हो, वो व्यक्ति भी अपनी आइज़ डोनेट कर सकते हैं। जी। शारीरिक कोई बीमारी है, वो मरीज़ भी अपनी आइज़ डोनेट कर सकते हैं। इसमें जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं वो बस ये हैं, किसी मरीज़ को HIV एड्स है या फिर हेपेटाइटिस B वायरस है, हेपेटाइटिस C इन्फेक्शन है। ये गिनती के 3-4 मरीज़ होते हैं जो अपनी आइज़ डोनेट नहीं कर सकते। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति अगर अपनी आंखें डोनेट करना चाहे, अपने कॉर्नियाज डोनेट करना चाहे, वो बेझिझक डोनेट करिए और कॉल करिए। जी, एक और कॉलर हैं हमारे साथ, प्रयागराज से ही कॉल कर रहे हैं। विनीत जी हैं फोन लाइन पर। विनीत जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ मैडम जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर कोई व्यक्ति अपनी आई डोनेट करता है तो आई डोनेशन वो करता है मृत्यु के बाद ही करेगा, तो वो तो डोनेट करेगा, मतलब कि वो फ्री में डोनेट करेगा, कोई पैसे उसके ना तो उसके घर वाले चार्ज करें ना। लेकिन जब वो किसी अन्य व्यक्ति को वो आई लगती है, किसी जिससे उसकी दृष्टि वापस आ जाए, तो फिर वहां पर उसका बिजनेस होता है या फ्री में ही होता है कि फिर आप उससे लाखों रुपए चार्ज करते हैं, भैया आपका ये लगा है आई, आप उसको 1 लाख रुपए दीजिए, 1.5 लाख, वहां पर तो बिजनेस चालू होता है या फिर फ्री होता है? ये एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, मेजर जनरल परिहार क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मुझे एक्चुअली इनका काफ़ी हमिंग हो रहा था, तो एग्जैक्टली इनका सवाल ये है कि जब कोई अपनी नेत्र दान करता है तो उसको उस प्रक्रिया के लिए कोई धनराशि प्राप्त नहीं होती, अर्थात वो दान है। लेकिन जब वो कॉर्निया किसी को लगाया जाता है तो क्या उसे उसके एवज में कुछ पैसा लिया जाता है, कोई धन राशि दी जाती है, या फिर ये पूरी प्रक्रिया कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की भी निःशुल्क ही होती है? कॉर्निया जो है वो दान का कोई, जब आप दान कहते हैं तो दान के बदले में कोई आप अपेक्षा नहीं करते हैं कि आपको उसका कुछ धन प्राप्ति होगी, इसमें कोई धन नहीं दिया जाता है। जब कॉर्निया प्रत्यारोपण किया जाता है तो जो कॉर्निया के लिए कोई भी संस्थान जो नेत्र चिकित्सक होते हैं वो कॉर्निया की कोई उसमें शुल्क वसूल नहीं करते हैं, मगर जो उसके बाद साथ में जो सर्जिकल प्रोसीजर्स होता है उसके लिए शुल्क होता है। सरकारी अस्पतालों में वो भी नहीं देना होता है, और कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी जो हैं वो NGOs के थ्रू उसको सब्सिडाइज करते हैं या निःशुल्क भी करते हैं। जी, तो डॉक्टर तितियाल, ये जो इनका प्रश्न है इससे संबंधित जुड़े हुए और भी प्रश्न लोगों के मन में आते हैं, क्योंकि एक लिस्ट तैयार की जाती है कि एक कॉर्निया यदि हॉस्पिटल में आया है आई बैंक की टीम के पास, किस तरह से वो किसी व्यक्ति को लगाया जाएगा। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो किस आधार पर होगी, क्या उसके लिए यदि कोई धनराशि दी गई है तो पहले नंबर हो जाएगा, या उस लिस्ट में परिवर्तन हो सकता है। कैसे ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो कॉर्निया प्राप्त हुआ है वो सही समय पर सही व्यक्ति तक पहुँच जाए? पहले तो विनीत, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। जहाँ तक ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस होती है, क्योंकि एक प्रोसेस है जिसमें चीज़ें जो है सही ढंग से करने की ज़रूरत पड़ती है। जब कोई भी कॉर्निया कोई डोनेट होता है तो उसकी प्रॉपर प्रोसेसिंग होती है, जिसमें जैसे डॉक्टर अनु ने बताया कि HIV की टेस्टिंग होती है, हेपेटाइटिस की टेस्टिंग होती है, सिफिलिस की टेस्टिंग होती है, फिर आई को जो एक प्रिजर्वेटिव मीडिया में रखना पड़ता है। इस सब में, और आई बैंक में जो संस्था होती है उसको चलाने के लिए बड़े सारे सिस्टम होते हैं, उनमें खर्चा ज़रूर लगता है। गवर्नमेंट सेटअप में जो है ये खर्चा सरकार उठाती है, और प्राइवेट सेटअप में जो है ये चार्जेस जो है प्रोसेसिंग फ़ी के नाम से ली जाती है, जो कि बहुत ही नॉमिनल होता है जो उसमें यूज़ होता है। और जहाँ तक सर्जरी होती है फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, और हॉस्पिटल का हो सकता है अपना लागत जो है मरीज़ को देना पड़ सकता है। लेकिन प्रोसेस जो ट्रांसप्लांटेशन की है उसमें जो है वेटिंग लिस्ट, जैसे मैंने कहा था, काफ़ी रहती है बड़े सारे इंस्टीट्यूशन में। बहुत से ऐसे ट्रांसप्लांट सेंटर है जहाँ पर वेटिंग लिस्ट नहीं होती, आप गए और हफ्ते 2 हफ्ते में सर्जरी हो जाती है। लेकिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जैसे संस्थान में जो है वेटिंग लिस्ट काफ़ी रहती है, तो हम एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हैं। जो बच्चे होते हैं 6 साल से कम वाले, वो टॉप प्रायोरिटी या इमरजेंसी कैटेगरी में आते हैं, जिनका सर्जरी जल्दी करने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं जो सर्जरी नहीं करेंगे और धीरे धीरे बीमारी बढ़ जाती है, जिसे हम प्रोग्रेसिव डिजीज़ बोलते हैं। या फिर वो ऐसे लोग होते हैं जिसमें दोनों आँख में बीमारी होती है, ये टॉप प्रायोरिटी कैटेगरी में आते हैं। जिन लोगों की एक आँख अच्छी है, दूसरी आँख में कॉर्निया की बीमारी है, वो जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं। तो प्रायोरिटी लिस्ट डिपेंड करता है कि एज ग्रुप क्या है, बच्चों की एज ग्रुप है, या बीमारी ऐसी जो बढ़ती चले जाए, सही टाइम में ऑपरेशन नहीं करेंगे,
या फिर दोनों आँख से ब्लाइंडनेस है तो उनको हम प्रायोरिटी देते हैं। जी, यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे विशेषज्ञों से किस तरह से कॉर्निया का प्रत्यारोपण यानी कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किया जाता है और क्या सावधानी रखने की ज़रूरत है उन लोगों को जिन्होंने अपने नेत्र दान की प्रतिज्ञा ली है। मृत्यु के बाद किस तरह से ऑर्गन रिट्रीवल या आई रिट्रीवल किया जाता है, ये तमाम जानकारी इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज़। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है। हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 अगस्त को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट एंड आई डोनेशन, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। फिलहाल एक कॉलर हैं, विवेक हैं, बिहार से कॉल कर रहे हैं। विवेक जी, आपका स्वागत। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार मैडम, मेरे पिताजी को जेनेटिक रेटिनल डीजनरेशन है, सेंट्रल एरोनल कोरोइडल डिस्ट्रॉफी। क्या वो अपना कॉर्निया डोनेट कर सकते हैं? जी डॉक्टर अनु। जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छा सवाल है आपका विवेक जी। मैकुलर डीजनरेशन की वजह से नज़र तो उनकी कमज़ोर होगी, लेकिन उनके कॉर्नियाज बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, मधुमेह या और कोई भी बीमारी जो आँख के किसी भी और स्ट्रक्चर को अफेक्ट करे, जैसे कि आपके केस में आपके पिताजी के रेटिना की अफेक्ट है, तो किसी और मरीज़ वो अपने कॉर्निया को किसी भी मरीज़ के लिए डोनेट कर सकते हैं। उनके कॉर्नियाज बिल्कुल ठीक होंगे, तो डोनेशन बिल्कुल कराएं आप इनका। एंड एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन के चक्कर में झिझकिए बिल्कुल नहीं। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं डॉक्टर तितियाल। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ईमेल है, दीपक हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्या ऐसी कोई प्रक्रिया है या की जानी चाहिए कि जिसमें किसी परिवार के किसी सदस्य को एक कॉर्निया दिया गया है, यानी उन्हें प्राप्त हुआ है, तो उस परिवार के दूसरे सदस्य जो हैं वो निश्चित रूप से ही अपनी आंखों को दान करने की प्रतिज्ञा लें? ये मेरे ख्याल से काफ़ी सालों से ये सवाल हम सुनते आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा रेगुलेशन सरकार की तरफ से नहीं आया है कि जिसने कॉर्निया या ऑर्गन का जो है डोनेशन किया है, जिस परिवार ने उनको कोई सुविधा दी जा सके। इसके बारे में हमारी काफ़ी चर्चाएं हो चुकी हैं। जहाँ तक मेरा अपना सुझाव है आप लोगों के लिए, जिन मरीजों ने अपना प्रतिज्ञा कर दिया है कि मैं अपने ऑर्गन या फिर अपने कॉर्निया का दान करूँगा, वो अपने, जैसे हम अपने एफिलिएशन लिखते हैं, प्रोफेसर या फिर चीफ या फिर डीन ऑफ इंस्टीट्यूट लिखते हैं, उसके जगह आप लिखिए कि सच एंड सच मैंने अपनी आंखों का दान कर रखा है अपने विजिटिंग कार्ड में। ये एक तरह से जो है लोगों को प्रोत्साहन देगा। दूसरा जो है, जो परिवार, जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों का जो है ऑर्गन या टिश्यू का दान किया है, उनको जो है हमने जो है हमारे हॉस्पिटल एम्स में हम चाहते हैं कि उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाए किसी भी रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर उनके इलाज के लिए। ये हम कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार इस विषय में सोचे कि कोई ना कोई रेगुलेशन लाए, जैसे हम ब्लाइंडनेस लोगों को देते हैं, उनमें रिजर्वेशन होती है सर्विस में, ऐसे में इनके लिए भी हमें सोचना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। इनका ये जानना ये भी चाह रहे थे डॉक्टर तितियाल कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपना कॉर्निया डोनेट किया है जो किसी दूसरे व्यक्ति को लगाया गया, अब जिसे वो कॉर्निया मिला है यानी जो रेसिपिएंट है, क्या ऐसा होना चाहिए कि उसके परिवार को भी मोटिवेट किया जाए या ये सुनिश्चित किया जाए कि वो भी अपने नेत्रदान करें? ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जहाँ तक हम देखते हैं कि जितने मरीज़ जो है हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, सरकारी अस्पताल में, ऐसे मरीज़ भी होते हैं जिनका ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है, उसके बावजूद भी उनको पता नहीं चलता है कि ये कैसी प्रक्रिया है, कैसे उनको टिश्यू मिला है।
वो समझते हैं कि बैंक है उनके लिए, वहाँ से टिश्यू मिल जाएगा और सर्जरी हो जाएगी। उनको भी समझाना ज़रूरी है कि आप हमारे जो है एक तरह से जो है एम्बेसडर बन सकते हैं कि आपकी आँखों का या आपको जो है पुतली का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, आपको समाज में आगे आना चाहिए जिससे कि लोग आगे आएँ। तो ये जो नेत्रदान पखवाड़ा हम करते हैं उसका एक मुख्य उद्देश्य भी रहता है, उन परिवारों को लाते हैं आगे और जिनको ट्रांसप्लांटेशन मिला हुआ है उनको भी सामने लाते हैं। वो भी उनसे कहते हैं कि आप आके कुछ कहिए, अपने समाज में जाइए, अपने सोसाइटी में जाइए, बताइए कि कैसी प्रक्रिया थी, कैसे आपको उससे लाभ मिला है। तो हमें सभी को आगे आना पड़ेगा। राइट। एक और सवाल है डॉक्टर परिहार, सुधा जी हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि जब किसी को कॉर्निया लगाया जाता है तो क्या एक व्यक्ति का कॉर्निया एक ही व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया जाता है, अर्थात दोनों कॉर्निया एक साथ बदले जाते हैं, या जिसे चाहिए कॉर्निया की आवश्यकता है उसमें एक कॉर्निया यानी सिर्फ एक आंख की दृष्टि ही लौटाई जाती है? देखिए, जहाँ आपके पास में संसाधनों की कमी है, जैसा हम सब जानते हैं कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के लिए कॉर्निया की ज़रूरत होती है और एक व्यक्ति से हमें सिर्फ 2 कॉर्निया मिल रहे हैं, तो इतना भी हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए कि हम दोनों एक ही में प्रत्यारोपित करें। तो कोशिश यही होती है कि उसमें एक कॉर्निया जो है वो एक ही मरीज़ को दिया जाता है जब तक कि दूसरा हमारे पास में अवेलेबल ना हो। अगर दोनों आँखों में बीमारी है तो पहला सिर्फ एक ही में ही होगा। और ना केवल ये, बल्कि अब तो एक कॉर्निया, जैसे कहते हैं कि एक कॉर्निया 2 में इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, अब 3 में यूज़ कर सकते हैं। पार्शियल उसमें ऊपर की लेयर लेके, जिसको डेल्क सर्जरी कहते हैं, वो एक में यूज़ हो जाती है। नीचे की जो वाइटल लेयर होती है एंडोथीलियम, उसका भी ट्रांसप्लांट होता है। और जो बीच की रिम जो रह जाती है पेरीफेरी की, वो जो है स्टेम सेल के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो एक कॉर्निया 3 में भी हम यूज़ कर रहे हैं। हाँ, अगर एक मरीज़ की दोनों आँखों में परेशानी है तो अब पहली हमारी कोशिश यही रहती है कि सिर्फ एक ही आँख में कॉर्निया का प्रत्यारोपण उसको किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हों। जी डॉक्टर अनु, अगर किसी व्यक्ति ने अपनी आंखें प्लेज कर दी हैं और उसकी मृत्यु मान लीजिए घर पर होती है, किस तरह से ये सुनिश्चित होता है कि कॉर्निया सही समय पर अस्पताल के पास पहुंच जाए, और कितना समय होता है, और जो वेटिंग टाइम है जब तक आई बैंक की टीम घर पहुंचती है, किन सावधानियों का पालन करना चाहिए जिससे कॉर्निया जो है वो सुरक्षित रहे? जी, तो किसी भी मृत्यु के उपरांत उसके परिजनों को सबसे पहले तो नियरेस्ट आई बैंक को कॉल करना चाहिए या फिर सेंट्रल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके ये अपनी इच्छा प्रकट करनी चाहिए कि हम अपने मृत इंसान की कॉर्नियास डोनेट करना चाहते हैं। उसके बाद बॉडी को लिटाकर आंखें बंद कर देनी चाहिए और उसके ऊपर गीली पट्टी रख देनी चाहिए ताकि पुतलियां जो हैं सूख ना जाएं हवा की वजह से। जैसे ही कॉल जाता है आई बैंक पे, आप विदिन 6 to 8 आवर्स ये कॉल जाए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर थोड़ा समय ज़्यादा भी हो जाए, मान लीजिए 10-12 घंटे भी हो गए हैं, तो भी कॉल ज़रूर करिए। 6 to 8 आवर्स के अंदर जब कॉल जाता है तो आई बैंक की टीम इमीडिएटली अपने आई बैंक से निकल के सामान साथ लेकर आपके घर पहुंचती है। इसमें जनरली या तो एक डॉक्टर या फिर एक ट्रेंड आई बैंक टेक्नीशियन रहता है जो आई कॉर्निया रिट्रीवल के लिए सामान लेकर आते हैं और साथ में ड्राइवर आते हैं। जाने के बाद सबसे पहले तो जो उनके परिजन हैं उनसे कंसेंट ली जाती है कि आप कॉर्नियास डोनेट करना चाहते हैं कि नहीं। अगर प्लेज कार्ड है बट परिजन बाद में मना कर दें तो भी आई डोनेशन नहीं किया जा सकता। और अगर प्लेज कार्ड नहीं है लेकिन परिजन विलिंग है तो आई डोनेशन संभव है। उसके बाद एक थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री ली जाती है कि क्या उनके परिजनों को पता है कि किस कारण से मृत्यु हुई थी, उनको कोई शारीरिक बीमारियां तो नहीं थी, जैसे हमने बात किया कि कुछ हेपेटाइटिस या HIV एड्स या और कोई शारीरिक दिक्कत तो नहीं थी। उसके बाद टॉर्च पे कॉर्नियास को देखा जाता है और कॉर्नियल बटन को रिट्रीव किया जाता है। ये डिसीजन वहाँ पर नहीं लिया जाता कि इस मरीज़ के कॉर्निया यूटिलाइज होंगे या नहीं होंगे। जी, जो भी दान देने की इच्छा व्यक्त करते हैं उनके कॉर्नियास को आई बैंक में लेकर आया जाता है। जनरली हम एक स्टोरेज मीडिया कैरी करते हैं जिसमें कि एक कॉर्नियास 2 से 3 दिन या उससे लंबे समय तक भी ठीक रहते हैं। तो ये कॉर्नियल बटन को रिट्रीव करने के बाद इनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और हम फिर आई बैंक में उस कॉर्निया को ले आते हैं। कॉर्निया इसके साथ साथ 10 से 15 ml का ब्लड सैंपल भी मृत व्यक्ति से लिया जाता है आगे की ब्लड टेस्टिंग के लिए। आई बैंक में लाने के बाद उस टिश्यू को एक तो देखा जाता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, उसके एंडोथीलियल सेल्स कैसे हैं, उसमें सूजन कितनी है, और उसके बाद ब्लड सैंपलिंग की जाती है। सारे नेगेटिव होते हैं और कॉर्निया फिट होता है
तो फिर आई बैंक रजिस्ट्री से कॉल्स किए जाते हैं रिसिपिएंट्स को, और जल्द से जल्द, जैसे किसी भी ऑर्गन में होता है कि जल्द से जल्द आइए, आपका आज की आज ही कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किया जाएगा। जी, तो बेहद सरल प्रक्रिया है, सुरक्षित प्रक्रिया है, इसलिए कोई भी व्यक्ति बहुत ही सरलता से अपने कॉर्नियाज डोनेट कर सकता है, नेत्रदान कर सकता है। नेत्रदान के विषय में कुछ और जानकारी इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़, हम जल्द लौटते हैं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL की ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। दादू, आपका तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। RBI कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। कॉर्निया की वजह से दृष्टिहीनता, कॉर्नियल प्रत्यारोपण और नेत्रदान के विषय में हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ उपस्थित है स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनु जून, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, गुरु नानक आई सेंटर, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। हमारे साथ डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल, चीफ, डॉक्टर RP सेंटर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और डॉक्टर मेजर जनरल JKS परिहार, रिटायर्ड प्रेसिडेंट आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और फिलहाल एक कॉलर हैं जिन्होंने प्रश्न पूछने के लिए कॉल किया है। रमेश जी हैं जो कॉल कर रहे हैं मुंबई से। रमेश जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। मेरा प्रश्न ये है कि जिस व्यक्ति को जो रिसिपिएंट है, जिसको डोनेट किया जाता है, डोनेट करने के बाद में ट्रांसप्लांट किया जाता है, क्या वो व्यक्ति फर्दर अपना डोनेशन रजिस्टर करा सकता है? जी डॉक्टर तितियाल, एंसिलरी क्वेश्चन है कि जी, क्या उसको मैंडेटरी किया जा सकता है कि जिसको डोनेट किया गया है वो कंपल्सरीली अपना कॉर्निया डोनेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन करे? मेरा नाम रमेश पांड्या है, मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ। रमेश जी, धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। एक भाग इसका हमारे पास एक ईमेल के थ्रू भी सवाल आया था। डॉक्टर तितियाल, दो प्रश्न हैं इनके कि पहला प्रश्न, एक बार लिया गया कॉर्निया क्या फिर से किसी और को डोनेट किया जा सकता है? देखो, ऐसी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है, क्योंकि जब भी हम किसी कॉर्निया को या इस टिश्यू को दूसरे में ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसकी जो लाइफ है वो बहुत लंबी नहीं होती है। यदि हम पूरा कॉर्निया ट्रांसप्लांट करते हैं, अभी उसका 10 साल का सर्वाइवल देखते हैं किसी मरीज में, तो ये करीब जो है 50 से 60% रहता है, क्योंकि जो सेल्स होते हैं धीरे धीरे कम होने लगते हैं, जो एंडोथेलियल सेल्स हैं। और हमारे देश में जो है इतने सारे लोग भी नहीं हैं जिनको ट्रांसप्लांट हुआ है और वो जो है उन्होंने जो है डोनेट किया हो। लेकिन ये हम ज़रूर चाहते हैं कि ये लोग जो है आगे जो है अपने बारे में बताएं कि उनको फ़ायदा हुआ है, जिससे कि और लोग सामने आए। तो मोस्ट लाइकली जो है हम उस टिश्यू को यूज़ नहीं कर पाएंगे। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर परिहार, सूरज जी का सवाल है, वो ये जानना चाह रहे हैं कि बहुत से लोग होते हैं जिन्हें जन्मजात विकृति की वजह से दृष्टिहीनता होती है, तो क्या ऐसे लोगों का कॉर्निया भी लिया जा सकता है? जन्मजात दृष्टिहीनता किस वजह से, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो रेटिना की वजह से है, ऑप्टिक नर्व की वजह से है और कॉर्निया बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, उसकी जो वाइटल लेयर होती है एंडोथीलियम, उसकी सेल काउंट अच्छी है, तो वो कॉर्निया डेफिनेटली यूज़ हो सकता है। क्योंकि हम तो सिर्फ कॉर्निया ही प्रत्यारोपित करते हैं, पूरी आई बॉल तो प्रत्यारोपण होता नहीं है। तो कई जन्मजात बीमारियों से जो पीड़ित हैं वो भी नेत्रदान कर सकते हैं। जी डॉक्टर तितियाल, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्निक्स हो गई हैं, तो जब एक कॉर्निया रिट्रीव किया जाता है कितने समय तक उसको रखा जा सकता है सुरक्षित तरीके से? उपयोग से पहले उसमें भी जो ड्यूरेशन है, क्या उसमें भी कोई फ़र्क आया है? और किस तरह की एडवांसमेंट्स हैं जो और भी सरल और इफ़ेक्टिव या प्रभावशाली बनाती हैं कॉर्नियल प्रत्यारोपण को?
जहाँ तक हम डिस्कस करते हैं कि जो कॉर्नियल या टिश्यू प्रिजर्वेशन के लिए मीडिया यूज़ करते हैं, इससे जो है बहुत फ़ायदा हुआ है। एक तो ये है कि आपकी सर्जरी जो है इलेक्टिव हो सकती है, कि सपोज़ आपके पास मरीज़ नहीं है, दूर रहता है, तो आराम से आके सर्जरी करा सकता है। ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है कि टिश्यू अभी आई है तो अभी सर्जरी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मीडियम हमारे पास रहता है, जो मीडियम है, कभी कभी जो है 2 से 4 दिन तक उसमें सुरक्षित रहता है। कुछ इंटरमीडिएट प्रिजर्वेटिव मीडियम होते हैं जिसमें 2 हफ्ते तक रख सकते हैं। कुछ लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेटिव मीडियम होते हैं जिसमें महीनों तक रख सकते हैं। तो इससे एक फ़ायदा हुआ है कि टिश्यू को प्रिजर्व कर सकते हैं, उसकी जो सेल एक्टिविटी है उसको बचा के रख सकते हैं, और इलेक्टिव सर्जरी हो जाती है। सबसे फ़ायदा इसमें हुआ है। और जो है टिश्यू को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कि दूसरे देश से दूसरे देश में भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे हुआ है। इसमें जो मेन रिसर्च जो हुई है इसमें कि कितने लंबे समय तक टिश्यू को प्रिजर्व कर सकते हैं, तो उसमें काम हो रहा है। अभी जो सेफली हम 15 दिन तक जो है रख सकते हैं, लेकिन ये हम जानते हैं कि जितना लंबा प्रिजर्व करते हैं सेल क्वालिटी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। इसलिए भी विदिन जो है 2 या 4 दिन के अंदर हो जाए तो सबसे सेफ रहता है। और जहाँ तक और जो प्रगति हुई है, जैसे डॉक्टर परिहार ने बताया कि आजकल जो है सर्जरी बहुत ही कस्टमाइज हो गई है। हम उसको कहते हैं आँखों के कौन से लेयर में बीमारी है, एंटीरियर में बीमारी है, बीच में है, या फिर पोस्टीरियर लेयर में बीमारी है, उसी लेयर को ट्रांसप्लांट करते हैं, उसी को रिप्लेस करते हैं, जिससे कि सर्जरी की लॉन्गेबिलिटी अच्छी हो जाती है, सक्सेस रेट ज़्यादा हो जाता है, और रिजेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और बड़ी अच्छी बात यह है कि पूरे शरीर में जितने भी ट्रांसप्लांट होते हैं उसमें कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सबसे सेफ और सबसे जो है सुरक्षित रहता है, कि उसमें रिजेक्शन के रेट बहुत ही कम होते हैं। जैसे आप किडनी करेंगे, लिवर करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा जो है आपको पोस्ट सर्जरी जो है ऐसी दवाई लेनी पड़ती है जिससे रिजेक्शन रोक सके। डॉक्टर में बहुत ही सुरक्षित है। इससे संबंधित एक सवाल भी है, कृष्णा है, वो ये जानना चाह रहे हैं। सवाल उनका ये था कि जिस तरह से कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स पर व्यक्ति को डाला जाता है, तो क्या कॉर्निया के प्रत्यारोपण के बाद भी इस तरह की दवाएं आवश्यक होती हैं? हाँ, इसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो प्राइमरी सर्जरी होती है, जो पहली बार कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करते हैं, तो नॉर्मली जो टॉपिकल जो ड्रॉप्स डालते हैं स्टीरॉयड का, उसी से इसकी सुरक्षा हो जाती है। रिजेक्शन रेट जो है, जैसे मैंने कहा, यदि हम केवल लेयर बाय लेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, उसकी रिजेक्शन रेट बहुत कम होती है। तो उसमें भी रिजेक्शन हो गया तो मरीज़ को हम हिदायत देते हैं कि तुरंत हॉस्पिटल में वापस आए, जिससे कि उसका इलाज हो सके। जितने जल्दी पिकअप हो जाएगा उतना सेफ्टी रहती है। और जहाँ तक बहुत से लोगों का ऐसे सिचुएशन होता है जहाँ मल्टीपल सर्जरी करनी पड़ती है, पहला ग्राफ्ट किया और सक्सेसफुल नहीं रहा, दूसरा करना पड़ा, या फिर उसको पहले रिजेक्शन हो गया हो, फिर दूसरे ग्राफ्ट जब करते हैं तब जाके हम सिस्टमिक इम्यूनोसप्रेशन इन लोगों को भी देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये टिश्यू दूसरे आदमी का होता है, तो कुछ न कुछ एंटीजेनेसिटी रहती है। तो इम्यूनोसप्रेशन टॉपिकल जो आँख में ड्रॉप डाल के करते हैं, या किसी मरीज में सिस्टमिक इम्यूनोसप्रेशन भी देना पड़ता है। जी डॉक्टर अनु, एक जो हम बात कर रहे थे कि आई बैंक की टीम व्यक्ति के घर आती है कॉर्नियाज लेने के लिए, उसमें कुछ समय लग सकता है, तो क्या टेम्परेचर कैसा है उस रूम का, ये भी जो है देखना आवश्यक है, क्योंकि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। अगर टेम्परेचर बहुत अधिक है तो किस तरह से बातों का ख्याल रखा जाए? और एक सवाल ये था कि ऐसे में अगर गर्मी ज़्यादा है, तृप्ति हैं ये पूछ रही हैं कि अगर गर्मी ज़्यादा है तो क्या पंखा चला के रखना एक उपयोगी विकल्प होगा, या बर्फ़ रखी जाए आँखों के ऊपर? किस तरह से उसको सुरक्षित रखा जा सकता है कॉर्निया को? देखिए, जनरली तो एडवाइस किया जाता है कि कमरे का टेम्परेचर ठंडा रहे, बट अगर गर्मी भी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आंखें बंद हों, क्योंकि जब आंखें खुली होती हैं तो ड्राइनेस वगैरह की वजह से कॉर्निया की लेयर्स ख़राब हो सकती हैं। तो आंखें बंद की जाएं और उनके ऊपर कोई भी कपड़ा रखा जाए, उसको ज़रूर गीला करके रखा जाए। जैसे हमें बुखार होता है तो हम पट्टियों की सिकाई करते, पट्टियाँ लगाते हैं, गीली पट्टियाँ लगाते हैं, तो उसी हिसाब से आँखों को ठंडा रखने के लिए पट्टियाँ ज़रूर लगाई जाएँ, ताकि आँख बंद भी रहे और ठंडी भी रहे। अगर सुविधा है तो कमरे को ठंडा रखा जाए, बट अगर सुविधा नहीं है तो केवल आँखों को ठंडा रखने से भी काम बन सकता है। जी डॉक्टर परिहार, किस तरह से प्रत्यारोपण की प्रक्रिया की जाती है और कितनी सरल है? हालांकि ये बताया गया है कि जो आधुनिक तकनीकें हैं उससे काफ़ी बेहतर हो गया है पूरा प्रत्यारोपण करना,
किस तरह से ये माना जाता है कि एक सफल ऑपरेशन हुआ, यानी कितना टाइम गैप रखा जाता है जिसमें यदि कॉर्नियास ठीक तरह से चलते हैं और व्यक्ति की दृष्टि ठीक रहती है तो इसे एक सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन माना जाए? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। और जैसा डॉक्टर टिटियाल साहब ने भी बताया कि जितने भी ट्रांसप्लांट बॉडी में होते हैं, किडनी, लिवर और बाकी, उन सब के मुकाबले में कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की सक्सेस रेट काफ़ी अच्छी होती है। रिएक्शंस उसमें इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस काफ़ी कम होती हैं। अगर हम पूरा कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, जिसको पेनिट्रेटिंग केरेटोप्लास्टी कहते हैं, उसमें रिकवरी में थोड़ा टाइम लगता है और किसी भी सक्सेस का जो है आपको कम से कम 6 महीने से साल भर तक देखना होता है कि ग्राफ्ट फेल्योर तो नहीं हो रहा है, ग्राफ्ट रिजेक्शन तो नहीं हो रहा है, कुछ उसमें ब्लड वेसल्स तो ग्रो नहीं हो रही हैं, तो उसके बाद ही हम ये निश्चिंत हो सकते हैं कि ये अब जो है इसमें कोई बहुत गंभीर समस्या नहीं आएगी। और इसकी लॉन्जिविटी जो है वो जैसा बताया कि 5 से 10 साल तक हो सकती है, जो इस पे डिपेंड करती है कि कॉर्निया की डिसीज़ क्या थी और जो बाकी जो पेशेंट का कॉर्निया है जिस पे ट्रांसप्लांट किया गया है उसकी पेरीफेरी में कोई ब्लड वेसल्स हैं, ओपेसिटीज़ हैं या कोई दूसरी समस्याएं हैं तो सक्सेस रेट कम होती है। एंडोथीलियल ट्रांसप्लांट जिसमें अंदर की वाइटल लेयर ली जाती है उसमें सक्सेस रेट बहुत अच्छी है और हम 3 महीने बाद भी हमको लगता है कि ये इसका असेसमेंट करा जा सकता है। इसी तरह से जो पार्शियल लेमेलर केरेटोप्लास्टी होती है उसका भी फॉलोअप में 6 मंथ के अंदर हमको पता लग जाता है। तो ये जो पैरामीटर्स हैं ये इस पे डिपेंड करते हैं कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की कौन सी विधि और कितने डेप्थ तक कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किया गया है। साथ में उसके कई केसेस में ग्लोकोमा हो तो उसकी सर्जरी अगर हुई है तो वो अलग तरह से बिहेव करेगा, अगर कैटरैक्ट है तो वो उसमें सर्जरी हुई है। तो कुल मिला के अलग अलग केसेस को हमें अलग अलग तरीके से असेस करके ये निश्चित करना होता है कि ये कॉर्नियल ट्रांसप्लांट अब सक्सेसफुल है। एक रॉकेट साइंस में एक फिक्स पीरियड हर तरह के कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के लिए करना संभव नहीं है। राइट, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। हम जल्द लौटते हैं और कुछ और जानकारी देते हैं नेत्र प्रत्यारोपण और नेत्रदान के बारे में। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। नेत्रदान का क्या महत्व है ये हम जान रहे हैं विशेषज्ञों से, और अब समय हो गया है कुछ और भ्रमों को दूर करने का। रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर अनु आपसे कि क्या दृष्टिहीनता हर मामले में ठीक की जा सकती है? नहीं, बस कॉर्निया की दृष्टिहीनता ठीक की जा सकती है, बाकी के कॉजेस की नहीं की जा सकती। डॉक्टर तितियाल, क्या कॉर्निया को क्षति का एकमात्र बड़ा कारण कॉर्निया में किसी तरह की क्षति यानी इंजरीज होता है? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंजरीज जो है हमारे देश में सबसे मुख्य कारण है कॉर्निया में सफ़ेदी लाने के लिए या कॉर्निया फेलियर के लिए जो है। जी डॉक्टर परिहार, क्या कॉर्निया के मैचिंग करने की आवश्यकता नहीं होती अन्य अंगों के प्रत्यारोपण की तरह? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़्यादातर केसेस में, रादर 99% केसेस में HLA टाइपिंग और मैचिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टर अनु, क्या अपने नेत्रदान करना और उनको रिट्रीव करना यानी कॉर्निया को निकालना एक जटिल प्रक्रिया है? बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है और 10 से 15 मिनट के अंदर पूरी खत्म की जा सकती है। डॉक्टर तितियाल, क्या जो लोग वयस्क हैं, युवा हैं, जिनकी आंखें बहुत अच्छी हैं और नज़र ठीक है, क्या वही अपने नेत्रदान कर सकते हैं? नहीं, ये एक तरह की भ्रांति है। कोई भी आदमी अपने नेत्रों के दान के लिए प्रतिज्ञा कर सकता है और मृत्यु के बाद जो है दान दे सकता है। हमारे पास जो है 1 साल से बच्चे से लेकर 102 साल के बूढ़े के आंखों का दान भी हो चुका है। राइट। डॉक्टर परिहार, क्या कैटरैक्ट या ग्लूकोमा, काला मोतिया या सफ़ेद मोतिया के बाद अगर सर्जरी की गई है तो उसके बाद भी दृष्टि ठीक हो गई तो क्या नेत्रदान किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है।
अगर कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है, उसकी एंडोथेलियल सेल काउंट अच्छी है, तो हम उसको बेशक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो बुजुर्ग होते हैं उनके ये कैटरेक्ट की सर्जरी तो हुई होती ही है। डॉक्टर अनु, अगर किसी को भेंगापन है, लेजी आई है या फिर कलर ब्लाइंडनेस है, तो क्या ऐसी स्थिति में कॉर्निया का दान किया जा सकता है? जी बिल्कुल, इसका कोई संबंध नहीं है। अगर कॉर्निया क्लियर है तो वो बिल्कुल यूटिलाइज होगा और अच्छी रोशनी भी देगा। डॉक्टर तितियाल, एक प्रश्न भी था, कृतिका थी, वो ये पूछना चाह रही थी, रैपिड फायर में ले लेते हैं, कि क्या अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु सेप्सिस यानी ब्लड इन्फेक्शन अगर बॉडी में हो गया था उसके बाद हुई है, तो क्या ऐसी स्थिति में कॉर्निया लिया जा सकता है? ये एक रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन है। हम जो है जब उसकी मृत्यु के टाइम का TLC काउंट देखते हैं, यदि TLC काउंट जो है 15,000 से ऊपर है तब जाके उसको लेते नहीं है, या वेंटिलेटर में 2 दिन से ज़्यादा पेशेंट रहा हो तो इन्फेक्शन की चांसेस ज़्यादा रहती है। डॉक्टर परिहार, क्या नेत्र तभी लिए जा सकते हैं यदि जीवन काल के दौरान किसी ने नेत्रदान की प्रतिज्ञा ली है? जी नहीं, ये उसके नेक्स्ट ऑफ किन पे डिपेंड करता है। भारतीय कानून के हिसाब से मृत व्यक्ति की जो शरीर है उस पर नेक्स्ट ऑफ किन है, अगर वो चाहते हैं, वो उनकी इच्छा है, तो नेत्रदान किया जा सकता है, भले ही प्रतिज्ञा नहीं हुई हो। जी डॉक्टर अनु, बहुत से लोग मानते हैं जो व्यक्ति खुद दृष्टिहीन है उसके कॉर्नियाज किसी दूसरे के काम नहीं आ सकते। जी ये बिल्कुल ही गलत है। अगर दृष्टिहीनता किसी और कारण से, जैसे कि ऑप्टिक नर्व या रेटिना की वजह से है, तो वो कॉर्नियाज काम आएंगे। अगर दृष्टिहीनता कॉर्नियल ब्लाइंडनेस की ही वजह से है तो डेफिनेटली फिर वो नहीं डोनेट कर पाएंगे। डॉक्टर तितियाल, क्या जो प्लेज की गई आंखें हैं उसको तुरंत ही निकालना आवश्यक है और अस्पताल में ही ये प्रक्रिया हो सकती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जैसे हम कह रहे थे, एक तो आई बैंक होता है, दूसरा कलेक्शन सेंटर्स होते हैं। हर सिटी में जो है आई बैंक हो नहीं सकता है, तो कलेक्शन सेंटर से भी जो है कलेक्शन हो जाती है, फिर आई बैंक में ट्रांसफ़र होता है। प्रिजर्वेटिव मीडियम्स होते हैं, जैसे मैंने कहा था कि अब 2 से 4 दिन तक जो है टिश्यू को आराम से रख सकते हैं। जी डॉक्टर परिहार, क्या ऐसे कमरे में जहां पर वो मृत व्यक्ति है, परिवारजन है, जो नेत्र जिसके दान किए जा रहे हैं, उस कमरे में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए AC या पंखा चलाना उपयोगी होगा? डॉक्टर अनु इस सवाल का बहुत ही लंबा जवाब दे चुके हैं, तो उसको अगर आप AC है ज़रूर चलाइए, पंखा चलाइए, मगर आँख को जो है वो प्रोटेक्ट करना, उस पर कॉटन रख के गीला करके रखना ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर अनु, क्या उस व्यक्ति के सिर को एलिवेटेड यानी थोड़ा सा ऊपर रखना, तकिए पर रखना भी उपयोगी है? जी हाँ, ये रखा जा सकता है ताकि आई कंजेस्टेड ना रहे। जी डॉक्टर तितियाल, क्या व्यक्ति की पूरी आँख ही निकालकर पूरी आँख को ही प्रत्यारोपित किया जाता है? नहीं, ये तो भ्रांति है। अभी तक ऐसे साइंस में ऐसी प्रगति नहीं हुई है। हम केवल जो है पुतली का ही ट्रांसप्लांट करते हैं, उसी को निकालते हैं। एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि आजकल जो है आई डोनेशन सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल प्रोग्राम से होता है, SCRP जिसे बोलते हैं, और बड़े सारे बॉडी मॉर्चरी में रखते हैं। ये ज़रूर जानना ज़रूरी है कि मॉर्चरी में टेम्परेचर कंट्रोल 24 आवर्स होना बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर परिहार, क्या किसी व्यक्ति का कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किया गया हो तो क्या ऐसी संभावना या खतरा हो सकता है कि जिससे कॉर्निया लिया गया, जो रोग उसे था, वो संक्रमण या रोग इस व्यक्ति में भी हो जाए? इसकी थ्योरेटिकल संभावना जरूर होती है, मगर वो ऐसे केसेस जैसे वायरल इन्फेक्शन से हम उसमें कॉर्निया नहीं लेते हैं, अतः ये संभव नहीं है। जी डॉक्टर अनु, एक बार ट्रांसप्लांट होने के बाद कितने समय तक सावधानी बताई जाती है व्यक्ति को? जी जनरली 6 महीने से 1 साल तक तो काफ़ी सावधानी बरतनी होती है और रेगुलर चेकअप्स के लिए आना होता है। लेकिन एक बार पुतली बदली जाए तो हर साल चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, देखने के लिए कि उसकी लाइफ कितनी है और जल्दी से जल्दी हम उसमें इंटरवीन कर सकें अगर कोई दिक्कत होती है तो। डॉक्टर तितियाल, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के बाद यदि रिजेक्शन हो रहा है, कौन से खतरे के संकेत या रेड फ्लैग्स हो सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक में अचानक आंखों में लाली आ जाना, या फिर आपको देखने में धुंधलापन होना, या फिर आंखों में दर्द होना। ये 3 चीज़ें हो जाए तो समझ लीजिए कि आंखों में रिजेक्शन हो सकता है, और तुरंत जितनी जल्दी हो सके अच्छे से आई हॉस्पिटल में जाके चेकअप करा लीजिए आप। डॉक्टर परिहार, यदि रिजेक्शन हो जाता है तो ऐसे में क्या दोबारा अगर प्रत्यारोपण किया जाता है तो सक्सेस रेट कम हो जाते हैं? जैसा डॉक्टर टिटियाल ने बताया, अगर रिजेक्शन आपका किसी को हो रहा है और तुरंत वो
नेत्र विशेषज्ञ से, ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ से कंसल्ट करते हैं तो इसको रिवर्ट भी किया जा सकता है और ज़्यादातर केसों में रिवर्ट हो जाता है। मगर अगर ये रिवर्ट नहीं होता है, कॉर्निया रिजेक्ट में उसमें ओपेसिटीज़ बढ़ गई है, दूसरे हैं, तो दोबारा कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कुछ समय के बाद में किया जा सकता है, मगर उसके रिजल्ट्स जो हैं वो उतने अच्छे नहीं होते जितने प्राइमरी के होते हैं। और एक बार रिजेक्टेड कॉर्निया में फिर इम्यून सप्रेशन ड्रग्स जो हैं वो देना जरूरी होते हैं। डॉक्टर अनु, क्या किसी छोटे बच्चे से लिया गया कॉर्निया बच्चे को ही प्रत्यारोपित किया जा सकता है और बड़े या वयस्क का कॉर्निया वयस्क में? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनरली 1 से 2 साल की उम्र पे आईज की साइज़ बिल्कुल डेवलप हो जाती है, तो छोटे बच्चे का कॉर्निया बड़े में भी लगाया जा सकता है। जी डॉक्टर परिहार, क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स के लिए? नेत्रदान का महत्व किस तरह से समझाना चाहेंगे? धन्यवाद किरण जी। नेत्रदान पखवाड़ा है और हम सब लोग जुटे हुए हैं यहाँ पर। नेत्रदान को जितना ज़्यादा हम प्रमोट करें, तो कुछ पंक्तियाँ मैं आप सबको समर्पित करता हूँ। इस पथ पर जुटे सब मानव जन, लेकर नेत्रदान की अखंड मशाल, वामन के 2 कदमों में सिमटे तीनों लोग, धरा आकाश और पाताल, नेत्रदान तो है उससे भी अनमोल, चलो यह एक लघु कदम ही सही, भर दे खुशियाँ और नवजीवन इन अंधियारी राहों में, आओ करें प्रण दो नयन दान का, अजर अमर हो यह संकल्प, कोई नेत्र ना हो व्यर्थ, नेत्रदान हो सदैव सर्वत्र, नेत्रदान हो सदैव सर्वत्र। जय हिंद। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश तो बहुत सरल भाषा में बताया है डॉक्टर मेजर जनरल परिहार ने कि नेत्रदान का महत्व क्या है और क्यों सभी को अपने नेत्रदान की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। यहाँ पर रुकते हैं एक अल्प विराम के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़, हम जल्द लौटते हैं। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ऐसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। नेत्रदान के महत्व के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक कॉलर है रेवाड़ी हरियाणा से हमारे साथ, सत्यवान जी हैं फोन लाइन पर। क्या जानना चाहते हैं सत्यवान जी? सवाल पूछिए। मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरी दोनों आंखें ऑपरेट हो चुकी, लेंस लग चुका है जी, तो क्या आफ्टर लेंस जो है ऑपरेटेड आंखें डोनेट की जा सकती? जी डॉक्टर तितियाल। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने इस बारे में पहले बात कर चुके हैं। सत्यवान जी, आप बिल्कुल जो है प्रतिज्ञा लीजिए कि आपकी आंखों का दान होना चाहिए और ये आराम से हो सकता है और उसकी आपकी टिश्यू यूज़ हो सकती है आपके मृत्यु के बाद। जी डॉक्टर अनु, क्या संदेश देना चाहेंगे एक वाक्य में हमारे व्यूअर्स के लिए? मैं कहना चाहूँगी कि सभी लोग आज एक नेत्रदान की प्रतिज्ञा लीजिए और केवल पखवाड़ा में नहीं, पूरे साल भर लीजिए, ताकि जाने के बाद ये खूबसूरत दुनिया आपके बाद कोई और देख सके। डॉक्टर तितियाल, आपका संदेश कैसे प्रेरित करना चाहेंगे सभी को नेत्रदान करने के लिए? मैं तो यही कहूँगा कि ये प्रतिक्रिया एक आदमी की नहीं है, ये पूरे परिवार, पूरे समाज की प्रतिक्रिया है। कोई भी टिश्यू या कोई भी ऑर्गन दान होता है तो उस फैमिली के लिए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी सरकार हमारी बात सुने
कि जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है इसको एक सब्जेक्ट बनाए स्कूल में, प्राइमरी में या फिर मिडिल स्कूल में, कि ऑर्गन डोनेशन एक जो है समाज के लिए, एक आदमी के लिए, जैसे हमने शुरू में कहा, उसकी लाइफ चेंजिंग प्रोसेस है। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर अनु, डॉक्टर तिटियाल, डॉक्टर मेजर जनरल परिहार, आप सभी के लिए विस्तार से और बहुत प्रभावशाली तरीके से बताया गया है कि नेत्रदान का महत्व क्या है।